अमेरिका और ईरान के बीच सीज़फायर ख़त्म होने से ठीक पहले हिंद महासागर में ऐसा कदम उठा है जिसने पूरी दुनिया की नज़रें इस इलाके पर टिका दी हैं। अमेरिकी फ़ौज ने एक बड़े ऑयल टैंकर को रोककर अपने कब्ज़े में ले लिया है और दावा ये किया है कि ये जहाज़ ईरानी कच्चा तेल तस्करी के ज़रिए ले जाया जा रहा था। पेंटागन के मुताबिक एमटी तिफानी नाम के इस टैंकर पर रातों रात ऑपरेशन किया गया। जहाज़ पर मिलिट्री ने चढ़ाई कर दी और बिना किसी टकराव के इसे अमेरिकन मिलिट्री ने अपने कंट्रोल में ले लिया। बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई हिंद महासागर के उस हिस्से में हुई है जो अमेरिका के इंडो पैसिफिक कमांड के दायरे में आता है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि उनका मकसद उन सभी जहाज़ों को रोकना है जो ईरान को आर्थिक मदद पहुंचा रहे हैं, चाहे वो दुनिया के किसी भी समुद्र में क्यों ना हो। खबरों के मुताबिक ये टैंकर बंगाल की खाड़ी के इलाके में पकड़ा गया है, यानी भारत और दक्षिण पूर्वी एशिया के बीच का अहम समुद्री रास्ता जहां से दुनिया का बड़ा व्यापार गुजरता है। जहाज़ पर करीब 20 लाख बैरल तेल होने की बात कही जा रही है जो ईरान के खार्ग आइसलैंड से लादा गया था। ये वही इलाका है जहां से ईरान अपना बड़ा तेल निर्यात करता है। जहाज़ का ट्रैकिंग सिग्नल श्रीलंका और मलक्का स्ट्रेट के बीच देखा गया था और इसकी दिशा सिंगापुर बताई जा रही थी। अमेरिकी बयान में कहा यह गया है कि अंतर्राष्ट्रीय पानी अब प्रतिबंधित जहाज़ों के लिए सुरक्षित जगह नहीं रहेगा। दूसरी तरफ ईरान ने इस कार्रवाई को खुली समुद्री डकैती और सरकारी आतंकवाद करार दिया है। तेहरान ने कहा है कि अगर अमेरिका बातचीत में गंभीर है तो ऐसे कदम क्यों उठा रहा है। यही वजह है कि पाकिस्तान में होने वाली अगली अमेरिका ईरान वार्ता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक ईरान अब तक ये तय नहीं कर पाया है कि वह बातचीत में पार्टिसिपेट करेगा या नहीं। अगर डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि अगर समझौता नहीं हुआ तो अमेरिकी सेना पूरी तरीके से तैयार बैठी है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ अमेरिका जहाज़ पकड़ रहा है, दूसरी तरफ रिपोर्ट्स कह रही है कि ईरान के कम से कम 26 जहाज़ अमेरिकी नाकेबंदी को चकमा देकर निकल चुके हैं। यानी समुद्र में अब सिर्फ तेल की लड़ाई नहीं रही है, बल्कि ताकत, दबाव और कूटनीति का बड़ा खेल शुरू हो चुका है। अगर ये तनाव और ज़्यादा ऐसे ही बढ़ता है तो इसका असर तेल की कीमतों, एशियाई व्यापार मार्गों और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। अब सबकी नज़र इस बात पर टिकी हुई है कि क्या बातचीत होगी या फिर हिंद महासागर से एक नई टकराव की शुरुआत होने जा रही है। सीज़फायर के दावों के बीच एक बार फिर फिलिस्तीन की धरती से खून बहने की खबर सामने आई है। गजा और वेस्ट बैंक में इजरायली सैनिकों और इलीगल जो इजरायली सेटलर्स हैं उनकी कार्रवाई में कम से कम 11 फ़िलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जिनमें बच्चे और किशोर भी शामिल हैं। गजा में 7 लोगों की जान चली गई है जबकि कई लोग घायल बताए गए हैं। खान यूनुस के पास 3 फ़िलिस्तीनी मारे गए हैं, जिनमें एक ऐसा शख्स भी था जिसकी हाल ही में शादी हुई थी। इसके बाद ड्रोन हमले में एक और व्यक्ति की मौत बताई गई है। उत्तरी गजा के बैत लहिया इलाके में विस्थापित परिवारों के टेंट पर इजरायली नौसेना की गोलीबारी हुई है, जिसमें एक फ़िलिस्तीनी महिला मारी गई है। जबालिया कैंप से दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां अब्दुल्लाह दवास नाम के बच्चे को दफनाया गया, जिसकी सिर में गोली लगने से 10 दिन बाद उसकी मौत हो गई। गजा सिटी के जैतून इलाके में लोगों के एक समूह पर हमले में एक और शख्स मारा गया है और कई इसमें घायल बताए गए हैं। शुजाइया इलाके में ड्रोन से विस्फोटक गिराकर टेंटों में आग लगा दी गई है। स्थानीय रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली हमले में कम से कम कई अफराद इसमें हलाक हुए हैं और हमले कम होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, बल्कि लगातार दहशत और तबाही बढ़ रही है। गजा स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि अक्टूबर में घोषित सीज़फायर के बाद भी अब तक 784 फ़िलिस्तीनी मारे जा चुके हैं और 2200 के आसपास लोग इसमें घायल हो चुके हैं, जबकि मलबे से 761 लाशें भी निकाली गई हैं। 7 अक्टूबर 2023 अब तक गजा में कुल मौतों का आंकड़ा 72,000 को पार कर चुका है और 1,70,000 के आसपास लोग इसमें घायल हो चुके हैं। उधर कब्जे वाले वेस्ट बैंक में भी हालात बेहद ख़राब हैं। मंगलवार को 4 फ़िलिस्तीनी मारे गए हैं, जिनमें 2 लोग रमल्ला के पास अल मुगय्यर इलाके में इजरायली सेटलर्स के हमले में मारे गए हैं। 14 साल का छात्र औस हमद अल नसान और 32 साल के जिहाद अबू नईम को गोली मार दी गई है। रिपोर्ट्स कहती है कि मंगलवार हमलावर बस इजरायली सेटलर्स ने स्कूल वो गए और वहाँ पर उन्होंने उस बच्चे को मार दिया। इजरायली सैनिक उन्हें सुरक्षा दे रहे थे। हिब्रोन में 16 साल के मोहम्मद अल जबरी की मौत
उस समय हो गए जब इजरायली मंत्री के काफिले की गाड़ी ने उसे कुचल दिया। वह सुबह स्कूल जा रहा था। जेनिन कैंप में भी एक 49 साल की महिला की मौत हो गई, जिसे पहले इजरायली रेड के दौरान गोली लगी थी। फिलिस्तीनी जानकारों का कहना है कि वेस्ट बैंक में यह हिस्सा ज़मीन खाली कराने और लोगों को उनके घरों से हटाने की एक संगठित कोशिश है। आंकड़ों के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 से अब तक वेस्ट बैंक में 1152 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जिनमें 230 बच्चे शामिल हैं, जबकि 11,000 के आसपास लोग घायल बताए गए हैं। यानी सीज़फायर सिर्फ कागज़ों में है, ज़मीन पर अब भी गोलियां चल रही हैं, धमाके की आवाज़ें सुनी जा रही हैं और लोग मातम मना रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर बड़ा दावा कर दिया है कि ईरान के साथ जो नया परमाणु समझौता बातचीत में है वह 2015 के पुराने समझौते से कहीं ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जिस डील को ट्रंप ने खुद ख़त्म किया था, क्या अब उसी जैसी शर्तों पर वापस लौटना पड़ सकता है? साल 2015 में जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन यानी JCPOA हुआ था, जिसमें ईरान ने यूरेनियम इन्वेस्टमेंट लिमिटेड करने, अपने परमाणु कार्यक्रम में सख्त निगरानी बनाने और स्टॉक घटाने पर सहमति जता दी थी। बदले में उस पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों में राहत दी गई थी। उस समय इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी ने कई बार पुष्टि की थी कि ईरान समझौतों का पालन कर रहा है, लेकिन 2018 में ट्रंप ने अमेरिका को इस डील से बाहर निकाल लिया और इसे सबसे ख़राब समझौता बताया। इसके बाद अमेरिका ने फिर से कड़े प्रतिबंध लगा दिए। ईरान के तेल निर्यात, बैंकिंग और शिपिंग सेक्टर को निशाना बनाया गया और मैक्सिमम प्रेशर नीति अपनाई गई। अब ट्रंप की नई मांगें पहले से कहीं ज़्यादा सख्त बताई जा रही हैं। अमेरिका और इजराइल चाहते हैं कि ईरान पूरी तरीके से ज़ीरो यूरेनियम इन्वेस्टमेंट पर काम करे। उसके पास मौजूद 60% यूरेनियम इन्वेस्टमेंट का जो भंडार है उसको बाहर भेजा जाए, बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को रोक दिया जाए और हिजबुल्लाह, हुतीस और इराकी गुटों को समर्थन बंद किया जाए। दूसरी तरफ ईरान साफ बोल चुका है कि उसका एटॉमिक जो कार्यक्रम है वो एक शांतिपूर्ण है और इन्वेस्टमेंट का उसका पूरा अधिकार है उस यूरेनियम पर। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा है कि किसी को यह हक नहीं है कि ईरान को उसके परमाणु अधिकारों से वंचित करे। जानकारों का मानना है कि ट्रंप चाहे जितने बड़े दावे कर लें, हकीकत में अगर कोई नई डील होती तो वह काफ़ी हद तक पुराने JCPOA जैसी ही होगी, जिसमें सीमित इन्वेस्टमेंट, अंतर्राष्ट्रीय निगरानी और बदले में प्रतिबंधों में राहत शामिल होगी। फ़र्क सिर्फ इतना हो सकता है कि इस बार ईरान तुरंत आर्थिक राहत चाहेगा और लंबा इंतज़ार नहीं करेगा। लेकिन हालात अब पहले जैसे नहीं है, क्योंकि पिछले वर्षों में तनाव, हमले और युद्धों ने भरोसा ख़त्म कर दिया है। अब सवाल यही है कि क्या ट्रंप सच में बेहतर डील ला पाएंगे या फिर आखिरकार उन्हें उसी रास्ते पर लौटना पड़ेगा जिसे उन्होंने खुद छोड़ दिया था। फीफा वर्ल्ड कप से पहले एक बड़ी खबर सामने आई है। ईरान की फुटबॉल टीम मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है, लेकिन टीम खेलेगी या नहीं इसका आखिरी फैसला अब सरकार करेगी। ईरान के खेल मंत्री अहमद दोनिमाली ने साफ कहा कि अगर यूनाइटेड स्टेट्स में खिलाड़ियों की सुरक्षा की गारंटी मिलती है तो टीम वर्ल्ड कप खेलने जाएगी। उन्होंने कहा कि अंतिम फैसला सरकार और सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल करेगा। ईरान की टीम, जिसे टीम मैली कहा जाता है, अपने सभी ग्रुप मैच अमेरिका में खेलने वाली है, लेकिन फरवरी से शुरू हुई अमेरिका, इजराइल और ईरान तनाव के बाद उसकी भागीदारी पर सवाल खड़े हो गए हैं। पाकिस्तान की मध्यस्थता से हुआ नाजुक सीज़फायर भी अपने अंतिम दौर में है, इसलिए माहौल अभी भी अनिश्चित बना हुआ है। इसके बावजूद ईरान ने साफ कर दिया है कि तैयारी नहीं रुकेगी। जो खेल मंत्री उसने कहा है कि टीम जाए या न जाए, अगर जाना पड़ा तो पूरी तैयारी के साथ जाना होगा। ईरान फुटबॉल फेडरेशन ने पहले फीफा से मांग की थी कि उनके मैच अमेरिका से बाहर कराए जाएं, लेकिन फीफा ने शेड्यूल बदलने से इनकार कर दिया। फीफा अध्यक्ष गियानी इन्फेंटिनो ने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि ईरान वर्ल्ड कप खेलेगा। उन्होंने साफ अल्फाजों में कहा है कि ईरान को आना ही होगा। उन्होंने क्वालिफाई किया है और खिलाड़ी खेलना चाहते हैं। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले कह चुके हैं कि सुरक्षा कारणों से ईरान का आना उचित नहीं होगा। ईरान अब 10 मई से ट्रेनिंग कैंप शुरू करने जा रहा है, जो 1 हफ्ते से ज़्यादा चलेगा। टीम के पहले मैच फीफा वर्ल्ड कप 2026 में न्यूजीलैंड से 15 जून को
लॉस एंजलिस में होंगे। फिर 21 जून को बेल्जियम से मुकाबला होगा और 26 जून को इजिप्ट से सेटल में टकराव होगा। यानी अब दुनिया की नज़र सिर्फ फुटबॉल पर नहीं बल्कि इस बात पर भी है कि क्या राजनीति और तनाव खेल पर भारी पड़ेंगे या टीम मैली या ईरानी टीम मैदान में उतरकर एक नया हिस्ट्री लिखेगी। इजराइल से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया में नई बहस को छेड़ दिया है। जिस शख्स का नाम गजा में फ़लस्तीनी घरों को बुलडोज़र से मिटाने के साथ जुड़ गया, उसी रब्बी अब्राहम अरबीव को अब इजराइल के राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में मशाल जलाने का सम्मान दिया जा रहा है। ये समारोह हर साल 21 अप्रैल को होता है, जिसमें 1948 में इजराइल की स्थापना को मनाया जाता है, जबकि फ़िलिस्तीनियों के लिए यही दिन नकबा यानी तबाही और बड़े विस्थापन का प्रतीक माना जाता है। इस साल दक्षिणपंथी मंत्री मिरी रेगेव ने जारबीव को मशाल जलाने वालों में चुना है। बताया जाता है कि जारबीव वेस्ट बैंक की अवैध बस्ती एरियल में रिबिनिकल कोर्ट जज हैं और ख़ुद बैत अल में रहते हैं, जहाँ उनके घर को लेकर भी विवाद है। गज़ा युद्ध के दौरान जारबीव एक D9 बुलडोज़र ऑपरेटर के तौर पर तैनात रहे हैं और उन्होंने खुद कई वीडियो जारी की हैं जिनमें फ़लस्तीनी मकानों को गिराते नजर आए हैं। कुछ वीडियोस में वे धार्मिक पाठ पढ़ते हुए शाफर बजाते हुए घरों को तोड़ते दिखाई दिए हैं। एक वीडियो में उन्होंने कहा था कि तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा, हम तुम्हें बिल्कुल प्लेन और समतल कर देंगे। एक इंटरव्यू में उन्होंने ये भी दावा किया था कि वे औसतन हर हफ्ते 50 घर गिरा रहे हैं और बुलडोज़र को एक काला दिन बताया है, बुलडोजिंग को एक कला बताया है। इतना ही नहीं, हाल के दिनों में दक्षिणी लेबनान में भी घर तोड़ने की फुटेज सामने आई है। इस मामले में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में शिकायत भी दर्ज की गई, जिसमें जेनेवा कन्वेंशन और रोम स्टैच्यू उल्लंघन के आरोप लगाए गए हैं। इजरायली अखबार हैरेट्स ने कड़ी टिप्पणी करते हुए लिखा है कि जिस देश ने गजा को तबाह करने वाले व्यक्ति को सम्मान दिया है, वो दुनिया को बता रहा है कि यही उसके मूल्य हैं। अखबार ने कहा है कि गजा पर जो हुआ वह एक ऐसा दाग है जो मिट नहीं सकता। यानी अब ये सिर्फ एक समारोह नहीं बल्कि इजराइल की छवि, राजनीति और नैतिक शिक्षा पर उठता बड़ा सवाल बन चुका है।